हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सतीश सर और आप देख रहे हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल KDR एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सेल। दोस्तों, सेल्स क्या होती हैं? सेल्स मतलब कोशिका। तो जो कोशिकाएं होती हैं वो हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है। जिस तरह से मकान ईंटों से बनता है, उसी तरह से किसी भी जीव का जो शरीर होता है वो कोशिका से बनता है। तो दोस्तों, कोशिका को का जो नाम है उसको बोलते हैं, इसके नाम की बात करेंगे तो अंग्रेजी में इसका नाम होता है आपका साइटो साइटो कहते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक नाम मान लीजिए इस कोशिका का। और इसका जो अध्ययन है, अध्ययन की यदि हम बात करें तो अध्ययन कहलाएगा आपका साइटोलॉजी। साइटोलॉजी अध्ययन कहलाएगा। दोस्तों, लैटिन भाषा में इसे सेलुला कहते हैं। लैटिन भाषा जो सेलुला शब्द है, सेलुला से इस सेल को लिया गया है। मतलब लैटिन भाषा का जो सेलुला शब्द था उससे सेल लिया है। सेल मतलब कोशिका। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल। सेल मतलब हो गया आपका कोशिका। दोस्तों, इसकी जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। जैसे रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको देखकर, जैसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको कोसा नाम दिया। कोसा मतलब खालिस्तान। तो उस आधार पे जो सेल्स होती हैं उनका नाम कोशिका रखा गया। दोस्तों, 1674 में एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अध्ययन किया था, जिससे उन्होंने जो दांत की खुरचने निकालते हैं उसमें देखा था, किया था। दोस्तों, इसका जो सिद्धांत है कोशिका का, वो सिद्धांत दिया था स्लाइडेन स्वान ने। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत दिया था स्लाइडेन स्वान। स्लाइडेन स्वान ने इसका सिद्धांत दिया था। और अभी मैंने आपको बताया कि एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका का अध्ययन किया था। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जीवित कोशिका का अध्ययन। तो किसने किया था ये? ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का अध्ययन किया। सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन ने। यदि हम बात करें कि कोशिका की खोज किसने की, तो खोज की यदि हम कोशिका की बात करें सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक, इसने कोशिका की खोज की थी। दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका की यदि बात करें हम तो वो होती है माइक्रोप्लाज्मा। यहाँ पे लिख देते हैं छोटी कोशिका, जो साइज में छोटी हो। सभी जीवों की बात कर रहे हैं हम लोग। सभी जीवों में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। और दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। दोस्तों, ये जो शुतुरमुर्ग का अंडा है ये एक ही कोशिका से बना होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका, हाँ, हालांकि अंडा ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन उस कोशिका, जिस कोशिका से मिलकर वो अंडा बना हुआ है वो कोशिका बड़ी होती है। दोस्तों, अगर हम मानव की बात करें, ये तो बात हो गई कि पृथ्वी पर उपस्थित समस्त प्राणियों में, समस्त जीवों में ये बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं मानव में। मानव में सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो होती है स्पर्म। मनुष्य का जो स्पर्म होता है, ये इस टाइप की संरचना होती है स्पर्म की, जो कि जनरेशन को आगे बढ़ाने का काम करती हैं ये कोशिकाएं, उसको बोलते हैं स्पर्म। तो स्पर्म सबसे छोटी कोशिका है। इसके बाद हम सबसे बड़ी कोशिका की यदि बात करें तो बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, जिसे हम नाम देते हैं न्यूरॉन।
दोस्तों हमारे पूरी बॉडी में ये फैला हुआ है, तंत्रिका कोशिका फैली हुई होती है। हमें ठंड का आभास, गर्मी का आभास और किसी प्रकार का जो टच होता है या स्पर्श होता है उसका आभास ये कोशिकाएं हमें कराती हैं, मतलब हमारे शरीर से मस्तिष्क को सूचना देने का कार्य करती है। तो दोस्तों छोटी कोशिका, स्पर्म, बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका की बात करें। अच्छा, ये जो तंत्रिका कोशिका होती है ये लंबी कोशिका होती है, और बड़ी कोशिका की बात करें तो बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। ये मादा में पाया जाता है अंडाणु, और ये छोटी जो कोशिका होती है वो स्पर्म पुरुष में पाया जाता है, नर में पाया जाता है। तो दोस्तों विभाजित रहित कोशिका की यदि हम बात करें कि जो डिविजिबल नहीं होती है, वैसे तो हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं डिविजिबल हैं, केवल न्यूरॉन को छोड़ के, यानी कि तंत्रिका कोशिका को छोड़ के सारी कोशिकाएं विभाजित हो जाती है, सिर्फ यही नहीं होती। और सबसे तेज अगर विभाजन की बात करें कि हमारे शरीर में सबसे तेज विभाजन कौन से अंग की कोशिका में होता है, तो वो होता है लीवर में। तेज विभाजन यहाँ पे लिख देते हैं, तेज विभाजन जिस कोशिका का होता है वो होती है आपकी लीवर में। लीवर में जो सेल्स कोशिकाएं पाई जाती हैं, स्टार कोशिकाएं जिनको हम बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा विभाजन होता है। दोस्तों इन कोशिकाओं से शरीर का निर्माण किस तरह से होता है, थोड़ा सा उस चीज़ को समझ लीजिए। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। दोस्तों मैंने आपको भी बताया कि किस तरह से जो है शरीर का निर्माण होता है। तो जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझा देता हूँ। जैसे जब हम मकान बनाते हैं तो मकान में सबसे पहले क्या लगता है आपका, ईंट। मकान के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे शरीर में क्या होती है, कोशिका। जैसे मकान जब बनाते हैं तो सबसे छोटी इकाई मकान बनाने की ईंट होती है, तो हमारे शरीर में क्या होती है, कोशिका होती है। इसके बाद ईंटों से क्या बनती है आपकी, पहले दीवार बनती है। तो हमारे शरीर में कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, ऊतक बनते हैं, ऊतक का निर्माण होता है। दीवारों से मिलकर क्या बनता है, दीवारें जो है कमरे बनाती हैं। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कमरा। लेकिन ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर के सभी जो अंग हैं उनका निर्माण करने का कार्य करती है। इसके बाद कमरे के बाद जो आता है, पूरा घर बन जाता है कमरों से मिलकर। इसी प्रकार अंगों से मिलकर क्या बनता है, पूरा शरीर बन जाता है, पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। इसी तरह से आप दोस्तों इसके द्वारा समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारे मकान का निर्माण हुआ, उस तरह से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे ईंटों से मिलकर मकान बनता है, मतलब ईंटों से मिलकर दीवार बनती है, वैसे कोशिका से मिलकर ऊतक बनते हैं। और दीवारों से कमरे बनते हैं, वैसे ही ऊतकों से हमारे छोटे छोटे अंग बनते हैं। फिर कमरे से क्या बनता है, पूरा मकान बन जाता है। एक मकान के अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं, उसी प्रकार बहुत सारे अंगों से मिलकर शरीर का निर्माण होता है। दोस्तों यहाँ तक समझने के बाद अब आपको मैं बताऊँगा किस तरह से जो कोशिका के अंदर वाला जो भाग होता है वो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप दो चित्र देख रहे हैं। तो इधर मैंने पादप कोशिका का चित्र बनाया हुआ है और इधर बनाया हुआ है जंतु कोशिका का। दोस्तों इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर इनके अंदर होते हैं, जंतु की कोशिका कैसी होती है, पादप की कोशिका कैसी होती है, इनका बहुत ज़्यादा अध्ययन तो हम इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हो सकता है इनके भागों के बारे में हम आपको समझा देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात करें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोशिका झिल्ली, इधर लिख देते हैं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट है कोशिका झिल्ली। दोस्तों ये जो कोशिका झिल्ली होती है वो जंतुओं के शरीर में पाई जाती है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप चित्र में, ये जो परत दिखाई दे रही है ये कोशिका झिल्ली की होती है और ये बहुत ही नम होती है। लेकिन दोस्तों जो पेड़ पौधों की कोशिका झिल्ली होती है वो अंदर की ओर होती है, मतलब पेड़ पौधों में झिल्ली भी होती है और भित्ति भी होती है। तो दोस्तों झिल्ली कहाँ होती है, झिल्ली जो अंदर वाला भाग होता है उसका वो कहलाती है झिल्ली। यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया कोशिका झिल्ली। लेकिन जो बाहरी भाग होता है पेड़ पौधों की कोशिकाओं का वो होती है भित्ति। दोस्तों जो भित्ति होती है, भित्ति मतलब
जो कड़क होती है, वॉल बोलते हैं उसको, तो भित्ति हमेशा कड़क होती है जिससे जो पौधा होता है वो सीधा खड़ा रहता है। अगर उसको मोड़ते हैं तो भित्तियाँ टूट जाती हैं, पौधा टूट जाता है। लेकिन झिल्ली कैसी होती है? नम होती है। जैसे हमारी जो कोशिकाएं होती है उसमें नम झिल्ली होती है, हम इधर उधर हाथ कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो पौधा होता है उसकी जो भित्ति होती है कोशिका में, इस वजह से वो सीधे खड़े रहते हैं। दोस्तों यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। लेकिन जो पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है दोस्तों। और सेल्यूलोज किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, आप सब जानते हैं दोस्तों। लेकिन कोशिका झिल्ली की बात करें तो वो प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा से मिलकर बनी होती है। दोस्तों जो पेड़ पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या क्या करती है? एक तो आकार प्रदान करती है, दूसरा उसको सुरक्षा भी प्रदान करती है। आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, उनके आसपास जो खाल होती है वो बहुत कड़क हो जाती है, और कड़क होने की वजह से उसकी बाहरी जो चीज़ें होती हैं उससे उसकी रक्षा करता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। दूसरा टॉपिक है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर मैं भित्ति भी लिख देता हूँ। दूसरा भाग क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है कैमिलो गोल्जी, और दोस्तों इन्होंने इसकी खोज की थी। ये क्या काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया मैंने लिखा नहीं है इसके अंदर, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ, यहाँ ये, इसको हम बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों जो जंतु कोशिका होती है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। दोस्तों ये ऊर्जा का परिवहन करने का कार्य करता है। ऊर्जा का परिवहन किस तरह काम करता है? जैसे मान लीजिए हम हाथों से काम कर रहे हैं, तो जो हाथों के अंदर जो सेल्स होंगे उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, वो लगातार हमारे हाथों को ऊर्जा दे रही होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हाथों से कार्य कर रहे हैं इसका मतलब हमारे केवल हाथ थक गए हैं तो हम ऐसे हाथ करके ऐसे लटके, मतलब कोई हमारा जो हाथ होते हैं वो कार्य नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हमारी जो पूरी बॉडी होती है वो थक जाती है, पूरी बॉडी ही थकती है, केवल हाथ नहीं थकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शरीर के विभिन्न कोशिकाओं से में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारे हाथों को ऊर्जा प्रदान करता है। आसपास से जो है ऊर्जा आ जाती है जिस भाग से हम कार्य कर रहे होते हैं उसमें। तो वो ऊर्जा कहाँ से आती है? प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया को। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ऊर्जा का पावर हाउस क्या है, तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऊर्जा का बैलेंस बनाने का कार्य करता है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि शरीर के किसी भी भाग से आप कार्य करो तो शरीर के विभिन्न भागों की जो कोशिकाएं हैं वहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा होते हुए जिस भाग से हम कार्य कर रहे होते हैं वहाँ पहुँच जाती है। तो ये बैलेंस करने का कार्य करती है, मतलब किसी एक अंग को ये थकने नहीं देती। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों दूसरा भाग है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो भाग है हमारा दोस्तों, इसकी खोज की थी अल्टमैन ने, एक वैज्ञानिक जिनका नाम अल्टमैन है, इन्होंने इसकी खोज की थी। ये दोस्तों श्वसन का कार्य करती है। श्वसन का कार्य कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने कोशिका के अंदर नाम लिख दिया, श्वसन का कार्य करेगी। दोस्तों श्वसन के कार्य में क्या करेगी? ये ऊर्जा बनाने का, यानी कि ऊर्जा के निर्माण का कार्य करती है। जैसे 38 ATP ऊर्जा, लगभग 38 ATP ऊर्जा उत्पन्न करती है। और ये जो ऊर्जा होती है ये किससे उत्पन्न होती है? ग्लूकोज से। मतलब इस ऊर्जा से आपका ग्लूकोज टूटता है, और ग्लूकोज के टूटने से आप जानते हैं ऊर्जा उत्पन्न होती है। शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होगी तो हम इसे क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। और इससे लगभग 38 ATP की ऊर्जा जो है एक बार में निकलती है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक जो दीवार होती है उसको क्रिस्टी कहते हैं। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है, मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, तो इसकी जो अंदर वाली दीवार रहेगी इसको हम क्रिस्टी कहेंगे। तो क्रिस्टी जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की दीवार होती है।
दोस्तों यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। इसकी जो खोज की है वो अल्टमैन ने की है। ये श्वसन का कार्य करता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। दोस्तों अगला जो भाग है वो क्या है आपका, गोल्जी बॉडी या गोल्गी बॉडी बोल देते हैं इसको, गोल्जी बॉडी, ये दूसरा भाग है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको दोस्तों, ये गोल्जी बॉडी दिख रहा होगा, गोल्जी बॉडी। तो ये जो गोल्जी बॉडी है इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने, मतलब वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इसको गोल्जी नाम रखा गया है। ये ऊर्जा का परिवहन करने का कार्य करता है और ऊर्जा को बैलेंस करता है, किसी एक अंग को थकने नहीं देता। ये सारी बातें जब मैंने आपको भी बताई है वो किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ऊर्जा का परिवहन करता है मतलब जैसे हम शरीर के किसी भी भाग से कार्य करते हैं, तो मान लीजिए हाथों से कार्य कर रहे हैं, तो ये शरीर के अंदर केवल हाथ ही थक जाना चाहिए, मतलब हाथों से कार्य करते तो हाथ थकना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके अंदर जो गोल्जी बॉडी होती है, गोल्जी बॉडी क्या करती है, शरीर के विभिन्न भागों से ऊर्जा लेकर हाथों को दे देती है। मतलब हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में गोल्जी बॉडी होती है और वो गोल्जी बॉडी एक कोशिका से दूसरी कोशिका को, दूसरी से तीसरी को ऊर्जा प्रदान करती है। जिससे क्या होता है कि जैसे हाथों से काम करें तो भी पूरी बॉडी हमारी थक जाएगी, और किसी भी शरीर के किसी भी भाग से यदि हम कार्य करते हैं तो उससे हमारा पूरा शरीर थक जाता है, ना कि वो अंग जिससे हम कार्य कर रहे होते हैं। तो ऊर्जा का परिवहन भी करता है और दूसरा ऊर्जा को बैलेंस बनाने का कार्य करता है, और किसी एक अंग को ये थकने नहीं देता। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। दोस्तों अब हमारे दूसरा जो अंग है, जो अगला भाग होता है हमारा, वो है आपका रसधानी। रसधानी चौथा भाग पढ़ रहे हैं हम लोग। दोस्तों ये रसधानी क्या करती है, ये शरीर के अंदर यानी कोशिका के अंदर जल का संग्रह करती है, मतलब जल को इकट्ठा करके रखती है। तो ये छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे, इनके अंदर जल भरा होता है। लगभग 65 से भी ज़्यादा जो है हमारे शरीर के अंदर यानी कोशिका के अंदर जल भरा हुआ होता है। अगला भाग है आपका तारककाय, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में सेंट्रोसोम। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तारककाय यानी कि सेंट्रोसोम बोलते हैं। दोस्तों ये जो सेंट्रोसोम है वो क्या होता है, तो दोस्तों सेंट्रोसोम की खोज की थी बॉबरी ने। बॉबरी नाम के वैज्ञानिक ने जो है सेंट्रोसोम की खोज की थी। यहाँ पर सेंट्रोसोम बना हुआ है कहीं पर, मान लेते हैं यहाँ पे सेंट्रोसोम इस तरह का रहता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की है, बॉबरी ने। कोशिका का विभाजन करने में ये सहायता करती है तारककाय, यानी कि सेंट्रोसोम कोशिका को विभाजित करने में सहायता करता है, और उसका पुनर्निर्माण मतलब किसी भी अंग का जो है पुनर्निर्माण करने में सहायता करता है। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर के अंग की कोई टूट फूट हो जाती है किसी प्रकार से, तो उसका दूसरा निर्माण करने में हमारा जो है सेंट्रोसोम कार्य करता है। वो देखता है कि शरीर में कहाँ पर जो है अंग डैमेज हुआ है, फिर उसको रिपेयर करने का काम करता है, अर्थात उस अंग को फिर से भर देता है कोशिका उसके द्वारा। ये मान लीजिए कि कोशिका का विभाजन करने में सहायता करता है और पुनर्निर्माण करने में हेल्प करता है। ये सेंट्रोसोम की जो संख्या होती है वो लीवर में दोस्तों सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि लीवर ही एक ऐसा अंग है जिसे हम कितनी बार ही काट दें तो वो दूसरा नया निर्माण उसका हो जाता है। मतलब उसके अंदर जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है नया निर्माण करने की। तो लीवर, अगर आप छोटा सा लीवर का टुकड़ा भी अगर हमारे शरीर के अंदर होता है तो उसका पूरा निर्माण फिर से हो जाता है। दोस्तों ब्रेन में ये बहुत कम होता है। आप जानते हैं कि ब्रेन में जो है तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, यानी कि न्यूरॉन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग। तो न्यूरॉन के अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता। जो न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका होती है उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, तो जिससे वो विभाजित भी नहीं होती है। कभी भी हमारे ब्रेन की जो कोशिका होती है, मस्तिष्क की कोशिका विभाजित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि सेंट्रोसोम नहीं होता है। लेकिन दोस्तों 90% कोशिकाएं ऐसी होती है जिनमें सेंट्रोसोम नहीं होता। लेकिन जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं
जो वाहिनियाँ होती हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर लगभग 10% कोशिकाओं में मस्तिष्क में भी सेंट्रोसोम पाया जाता है। केवल 10% कोशिका जिनमें सेंट्रोसोम होता है और वो मस्तिष्क में होती है। दोस्तों इनकी वजह से क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, कई सारी बीमारियां हो जाती है, क्योंकि वो विभाजित होने लगती है उसमें कोशिका, जिससे ब्रेन का कैंसर हो जाता है। ब्रेन कैंसर क्या है? ब्रेन कैंसर यही तो है कि कोशिकाओं का विभाजन, अनियंत्रित विभाजन, लगातार कोशिकाएं विभाजित हो जाती है, अंग वो बड़ा होता जाता है, उसका कोई आकार नहीं होता, तो ऐसी बीमारी को हम कैंसर बोलते हैं। तो दोस्तों सेंट्रोसोम नहीं पाए जाने की वजह से जो है मस्तिष्क में कैंसर की जो स्थिति होती है बहुत कम होती है, लेकिन अगर कैंसर की स्थिति होती है तो वो सिर्फ 10% कोशिकाओं की वजह से होती है। दोस्तों अगला भाग है जो हमारा, वो है अंतःप्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका। दूसरी जो अंतःप्रदव्य जालिका, ये क्या होती है? इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंग्रेजी में बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। ये आंतरिक कंकाल बनाने का इसका कार्य होता है, मतलब आंतरिक कंकाल का ये कार्य करता है। ये 2 प्रकार से होता है, जो यहाँ पे मैं चित्र बना देता हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसमें दोस्तों एक भाग जो होता है वो खुरदरा होता है और दूसरा भाग जो होता है वो चिकना होता है। तो जो चिकना वाला भाग होगा वो वसा का निर्माण करेगा और जो खुरदरा वाला भाग होगा वो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो दोस्तों ये जो होता है ये क्या करता है, इसके 2 भाग होते हैं। पहला होता है इसका चिकना वाला भाग जो वसा का निर्माण करता है, और दूसरा भाग होता है रफ, यानी कि जो खुरदरा भाग होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। दोस्तों अगला भाग है आपका राइबोसोम, कोशिका का अगला भाग जिसे हम बोलेंगे राइबोसोम। राइबोसोम को अंग्रेजी में राइबोसोम ही बोला जाता है, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। एक बार फिर बता दें, जो राइबोसोम होता है वो हमेशा प्रोटीन का निर्माण करता है। इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री कैसे कहेंगे, तो राइबोसोम होगा आपका। दोस्तों ये इसको बोलते हैं सेलिमिलेटेशन बोलते हैं इसको, और ये 2 भागों में बटा होता है। मतलब 2 प्रकार के राइबोसोम आप मान लीजिए। एक तो होता है आपका 70S, राइबोसोम के 2 प्रकार बता देते हैं, 70S, और दूसरा होता है आपका 80S। नाम से पता चल रहा है 80S बड़ा राइबोसोम है, 70S छोटा राइबोसोम है। तो ये जो 70S होता है ये प्रोकैरियोटिक होता है। यहाँ पर जगह नहीं है, मैं नीचे लिख देता हूँ। ये 2 प्रकार का हो गया, एक तो हो गया आपका 70S, दूसरा हो गया 80S। तो 70S राइबोसोम कौन सी कोशिका में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, और 80S यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये पाया जाता है। तो 2 प्रकार के राइबोसोम हो गए आपके, एक तो 70S, दूसरा हो गया 80S। दोस्तों अगला भाग है आपका केंद्रक। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये वाला भाग केंद्रक है। दोनों ही कोशिकाओं में केंद्रक होता है, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों। ये हो गया केंद्रक, मतलब कोशिका का जो मध्य भाग होता है उसे हम केंद्रक बोलते हैं। और ये केंद्रक जो होता है वो पूरी कोशिका पर नियंत्रण करता है, सभी जगह ध्यान रखता है कि किसको क्या कार्य करना होता है, मतलब एक प्रकार से नियंत्रण का कार्य करता है। तो समस्त कोशिकाओं पर नियंत्रण का कार्य करेगा। इसकी दोस्तों खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं केंद्रक के नीचे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी, यहाँ पे लिख देते हैं 8वें नंबर पे केंद्रक। दोस्तों अगला जो भाग है आपका वो है अच्छा दोस्तों इसके अंदर मैंने आपको बताया नहीं कि जो केंद्रक होता है इसके अंदर प्रोटीन होता है, इसके अंदर DNA RNA पाए जाते हैं। दोस्तों प्रोटीन 80% भाग जो है ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसका 80% भाग, और 10% भाग जो होता है वो DNA RNA को आप अच्छी तरह जानते हैं, इसको ज़्यादा डिटेल में इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे, कोई दूसरा वीडियो बनाएंगे इसके लिए। दोस्तों प्रोटीन कितना % भाग होता है? 80%। केंद्रक के अंदर
80% भाग प्रोटीन होता है और 10% भाग होता है आपका डीएनए का। 10% भाग डीएनए पाया जाता है। डीएनए आरएनए क्या होता है, जो जेनेटिक होती है, जेनेटिक जनरेशन को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। मतलब इसमें गुणसूत्र होते हैं, आप जानते हैं। और एक कोशिका के अंदर दोस्तों 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। मानव की कोशिका की हम बात करें तो 23 जोड़े, मतलब कुल मिला के 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। दोस्तों इसे हम, ये जो कोशिका होती है, इसे कोशिका का ब्रेन भी कहते हैं। कोशिका का ब्रेन क्यों कहेंगे? क्योंकि ये पूरी कोशिका के ऊपर नियंत्रण करके रखता है। यहाँ पर पौधों में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया है कि जो केंद्रक होता है वो कोशिका पर नियंत्रण करता है। दोस्तों आपका जो है पादप कोशिका में डीएनए नहीं होता लेकिन आरएनए पाया जाता है, तो ये भी आपका क्रोमोसोम कहलाएंगे। यहाँ पर डीएनए आरएनए जो होंगे इसके अंदर भी, ये भी आपका क्रोमोसोम कहलाएंगे। दोस्तों दूसरा जो भाग है इसका लाइसोसोम। कोशिका का दूसरे भाग की बात करें 9th नंबर का, तो ये क्या कहलाएगा? आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम वाला भाग, इसकी खोज की थी डी दुबे ने। तो ये जल अपघटन के द्वारा एंजाइम का निर्माण करता है। दोस्तों अभी लाइसोसोम में यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये छोटा सा भाग बना लेते हैं यहाँ पर एक, उसको बोल देंगे हम लाइसोसोम। तो ये लाइसोसोम क्या करता है? अंग्रेजी में इसको लाइसोसोम ही बोलेंगे। दोस्तों लाइसोसोम क्या करता है? जल का अपघटन करके, अपघटन के द्वारा एंजाइम उत्पन्न करता है। और ये एंजाइम क्या करते हैं? ये एंजाइम जो होते हैं वो जो कोशिका के अंदर जो कार्य नहीं करते हैं, वैसे अंग मान लीजिए कि राइबोसोम कार्य नहीं कर रहा है, आपका केंद्रक कार्य नहीं कर रहा है, किसी प्रकार से गाल्जी का है, गाल्जी बॉडी जो है कार्य नहीं कर रही है, तो इनको मारने का कार्य करता है। भाई जिसका काम नहीं होता वो वहाँ से हट जाता है, लेकिन हटेगा तो उसको ख़त्म भी करना पड़ेगा। तो लाइसोसोम क्या करता है? ख़त्म कर देता है उसको। लाइसोसोम को एक और नाम से जाना जाता है आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। मतलब सीधी सीधी बात है कि अगर लाइसोसोम आपका फूट गया, लाइसोसोम ख़त्म हो गया, तो लाइसोसोम ख़त्म होने की वजह से जो है पूरी कोशिका कार्य करना बंद कर देगी। मतलब कोशिका एक प्रकार से मान लेते हैं कि मर जाएगी। तो ये कोशिका को मारने का कार्य करता है या ख़त्म करने का कार्य करता है। वैसे तो जो अंग कार्य नहीं करता है उसको मारने का कार्य करता है, लेकिन अगर ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है लाइसोसोम, तो फिर पूरी कोशिका को ही ये ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों इसको आत्महत्या की थैली भी हम कहेंगे। ये आरबीसी में, इसमें जो है अगर हम बात करें, आरबीसी में यह नहीं पाया जाता। जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है इसके अंदर ये नहीं होता, बाकी शरीर की कोशिकाओं में सभी में पाया जाता है। और दोस्तों इसका निर्माण जो होता है, अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी जो है प्लीहा में बनता है, वही जाता है, वहीं पर निर्माण होता है उसका। मरने के बाद भी वो प्लीहा में ही जाता है, प्लीहा में ही वो मरने के बाद पहुंच जाता है। तो दोस्तों इसके बाद जो अगला भाग है, लास्ट अंतिम भाग, हम बात करेंगे जीव द्रव्य की। जीव द्रव्य क्या होता है यहाँ पर लिख देते हैं 10th नंबर, जीव द्रव्य। दोस्तों जो जीव द्रव्य होता है, आपको बता दूं मैं कि जो जीव द्रव्य होता है उसके अंदर 80% जल होता है। मतलब यदि मनुष्य के अंदर 10% की कमी हो जाए, अगर उसके जीव द्रव्य में 10% की भी कमी हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मतलब 1% कमी हुई या 2% कमी हुई, इसके मतलब तेज़ी से आपको प्यास लगी हुई है, तेज़ी से प्यास लग जाती है। अगर 10% की कमी हो जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मतलब जीव द्रव्य का 80% हिस्सा जो होता है वो जल से मिलकर बना है, चाहे वो पादप हो या जंतु कोशिका हो, दोनों का ही। दोस्तों केंद्रक के अंदर जो जीव द्रव्य होगा उसे केंद्रकीय द्रव्य बोलेंगे, कोशिका के अंदर होगा तो कोशिका द्रव्य कहलाएगा। इस तरीके से जीव द्रव्य दोनों में ही होता है। लेकिन दोस्तों जो जंतु कोशिका होती है उसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता, तो पादप कोशिका में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया था, इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स आपके पादप कोशिका में पाए जाते हैं। तो क्या नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों थोड़ा सा अंतर है, हालांकि दोनों कोशिकाएं एक जैसी होती हैं। इसके अंदर झिल्ली होती है
मतलब जंतु कोशिकाओं में झिल्ली होती है तो पादप कोशिका में झिल्ली और भित्ति दोनों होती है। मतलब अंदर की जो भाग है वो झिल्ली कहलाएगी और जो बाहर का जो भाग है इसके अंदर कोशिका भित्ति कहलाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा जो सेशन है, वीडियो सेशन समझ में आया होगा अच्छे से। दोस्तों अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से रिपीट से देख सकते हैं, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।